हेलो दोस्तों, इस वीडियो में वुड्स डिस्पैच को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वुड्स डिस्पैच था क्या, इसका मतलब क्या है। तो वुड्स डिस्पैच का सिर्फ इतना मतलब है कि यह एक ब्रिटिश शासन सरकार का एक सरकारी पत्र था। वुड्स उसके अध्यक्ष थे, उस समय वुड्स अध्यक्ष थे। और ये जो डिस्पैच है, इसका मतलब होता है कि सरकारी पत्र या कह सकते हैं सरकार द्वारा भेजा गया लंबा निर्देश। तो इस तरीके से बता सकते हैं इसके वुड्स डिस्पैच को कि वुड्स डिस्पैच ब्रिटिश सरकार का एक सरकारी पत्र था जिसने भारत की शिक्षा की दिशा तय कर दी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है 1854 का वुड्स डिस्पैच, क्योंकि यहीं से भारतीय शिक्षा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से आज की शिक्षा भी कहीं ना कहीं वहां से कनेक्टेड होती है। अगला है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का क्या मतलब है? तो जब हम मैग्ना कार्टा की बात करते हैं तो मैग्ना मतलब होता है बड़ा, ठीक है। कार्टा का मतलब होता है दस्तावेज। मैग्ना मतलब बड़ा और कार्टा मतलब दस्तावेज, इसलिए इसको बोलते हैं महान दस्तावेज भी बोला जाता है मैग्ना कार्टा को। सबसे पहले की शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? तो 1215 की बात है। इंग्लैंड में एक नियम बना। नियम ये था कि अब जो कानून है उस कानून के अंदर राजा आएगा, यानी राजा कानून से ऊपर नहीं है। तो और इस दस्तावेज को उस समय कहा गया मैग्ना कार्टा। जब उस समय मैग्ना कार्टा कहा गया तो ये तो हो गया राजनीतिक रूप से, और उसने पूरे नए सिस्टम, अभी तक तो राजा राज करते आया है, सर्वोत्तम वही था, सर्वोच्च, लेकिन अब वो अंडर आ गया कानून के। तो ये नए सिस्टम की नींव रख गया कि भाई अब ये तो नया सिस्टम बन गया। तो नए सिस्टम की नींव जब रखी जाती है तो उसके बाद यानी 1215 के बाद से मैग्ना कार्टा शब्द का उपयोग होने लगा। इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पहले कोई शिक्षा नीति नहीं थी। तो इंग्लैंड में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी मैग्ना कार्टा ने, और वैसे ही वुड्स डिस्पैच ने भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव भारत में रखी गई, इसलिए वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये शिक्षा का है, इसलिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगर कहीं और प्रशासन का होगा तो प्रशासन का मैग्ना कार्टा। अगर मैग्ना कार्टा को इस तरीके से और समझो, तो मान लो कि कोई घर बनाना चाह रहे हो और उसकी जो जो मैप बना रहे हो, उसको नक्शा बनाते हैं ना घर का नक्शा, तो उस नक्शे को मैग्ना कार्टा कह सकते हैं और उस पे एक बिल्डिंग खड़ी होगी। इसी तरह से भारतीय शिक्षा की जो नींव थी वो थी वुड्स डिस्पैच, और इसी को मैग्ना कार्टा बोला गया। ठीक, अब समझ आ गया। तो आगे थोड़ा देखते हैं इसके कि ब्रिटिश भारत की पहली व्यापक शिक्षा नीति, यानी वुड्स डिस्पैच 1854 को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश भारत की पहली व्यापक शिक्षा नीति थी। इसके अध्यक्ष हमने बताया कि चार्ल्स वुड थे, इसीलिए इसको वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। 1854 में आया था। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव पड़ी थी। हाँ, इसमें सबसे प्रमुख रूप से बात ये थी कि भाई उसके पहले कुछ बात थी नहीं, पढ़ाई की बात नहीं थी। तो उसके पहले क्या था? उसके पहले की बात हम थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि जैसे मदरसे थे, पाठशालाएं थी, कहीं पेड़ों के नीचे स्कूल चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, इस तरीके से ही पढ़ाई होती थी। ठीक, तो अब ये हो गया कि भाई प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक का पूरा लंबा ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी वुड्स डिस्पैच को थी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखते हैं इसके बैकग्राउंड की थोड़ी बात करें अगर हम, तो हमको थोड़ा पीछे चलना होगा। इसमें पीछे में 1813 के आसपास चलना होगा कि चार्टर एक्ट जब 1813 आया तो शिक्षा पर बहस शुरू हुई। तो 1813 में ये कहा गया कि भाई 1 लाख रुपए आपको प्रति वर्ष देने होंगे, यानी ये चार्टर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दे रहा था। किसको?
एजुकेशन में, ठीक है, कि शिक्षा पे खर्च किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई किसको शिक्षा, तो ठीक है हिंदी माध्यम, अंग्रेजी, उर्दू, किसके लिए ये है। तो ये बहस निकली कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट विवाद हुआ। ओरिएंटलिस्ट होते थे प्राच्यवाद, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राच्यवादी, जिनका ये काम था कि जो संस्कृत, अरबी, फारसी, भारतीय ज्ञान परंपरा के हिमायती थे। और ये एंग्लिसिस्ट कौन थे? ये थे आंग्ल भाषा या आंग्लविद जिसको बोलते हैं, तो ये थे एंग्लिसिस्ट। तो इनका मानना था कि नहीं भाई, अंग्रेजी शिक्षा है वही आगे बढ़ेगी, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान ही आगे बढ़ेगा, इसी को आगे बढ़ाया जाए भारत में। इससे जो पुरानी प्राच्यवादी संस्कृति है उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब 1813 में ये बहस चली तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये 1 लाख रुपए कहाँ खर्च किए जाएं। तो 1823 में GCPI एक कमेटी गठित होती है, यानी जनरल कमीशन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, हाँ, पब्लिक जनरल कमीशन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये कमेटी गठित होती है 1823 में इसी बात पर बहस को आगे बढ़ाकर क्लियर करने के लिए। लेकिन फिर भी बात क्लियर नहीं हो पाती कि भाई ये पैसे कहाँ खर्च किए जाएं। तब आता है 1835 का लॉर्ड मैकाले मिनट। लॉर्ड मैकाले मिनट आता है, ठीक है। ये जो लॉर्ड मैकाले आता है 1835 में, इसने एक बात बताई कि जो भी ये 1 लाख रुपए है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में ही खर्च होना चाहिए। पश्चिमी ज्ञान को सर्कुलेट करना है, यानी पश्चिमी ज्ञान को फैलाना है, ये चीजें थी। क्योंकि इसका मानना था कि हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो रंग से तो भारतीय हों लेकिन सोच से अंग्रेज होनी चाहिए, तभी हमारा काम हो पाएगा, तभी हम आगे यहाँ शासन कर पाएंगे। तो लॉर्ड बेंटिंग ने इसको मान लिया और यहीं से अंग्रेजी शिक्षा नीति शुरू हो जाती है। यहीं से अंग्रेजी शिक्षा नीति, अंग्रेजी नीति सरकारी नीति बन जाती है। तो यह तो बता दिया 1835 ने, यानी लॉर्ड मैकाले ने ये तो बता दिया कि भाई कौन सी भाषा होगी या किस माध्यम पढ़ाया जाएगा और क्या पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया कि स्कूल्स कैसे रहेंगे, सिस्टम कैसे बनेगा, गांव में लोग कैसे पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय कैसे बनेंगे। तो इन सारी चीजों पर एक अलग से बाद में कमेटी बनी और वो बनती है 1854 में वुड्स डिस्पैच। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, क्योंकि इसने सारी चीजों को क्लियर कर दिया कि क्या क्या होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी यानी प्राइमरी एजुकेशन से यूनिवर्सिटी तक सारे सिस्टम को, सारे ढांचा को ये बनाया, ठीक है। तो 1854 में ये बहस, 1835 में से बहस खत्म हो गई थी, ये प्राच्यवादी और आंग्लविद की। तो मैकाले मिनट आता है 1835 में, ये देख लिया हमने। 1813 के चार्टर के अनुसार 1 लाख रुपए मिलते थे, वो भी बहस थी, वो क्लियर हो गई। प्रशासन को ट्रेंड इंडियंस चाहिए ताकि वो अपना काम आसानी से करा सके, वो इंडियन से भी बात कर सकें और इनसे भी बात कर सकें। इसीलिए अंग्रेजी भाषा फैलाना बहुत आवश्यक था। तो हमारे पास क्या हो गया, 1813, 1823, 1835 और 1854। इसके बाद 1882 आता है, जो हंटर कमीशन आता है, जो एक अलग वीडियो में हमने इसको कवर किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट है। तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं भाई, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य सिफारिशी उद्देश्य वही है कि क्या था कि ये एक संगठित शिक्षा प्रणाली बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसमें अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में शिक्षा दोनों को बढ़ावा मिल सके। सरकारी विभागों के लिए अधिकारी तैयार करना इसका प्रमुख काम था। तो समाज में आधुनिक ज्ञान को फैलाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो एक संगठित शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और एजुकेशन के ढांचा को 3 प्रमुख रूपों में, 3 स्तरों में बांटता है, जिसमें यह है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, ठीक है। प्राथमिक माध्यम में क्यों मातृभाषा रखता है, क्योंकि बच्चे हैं तो जल्दी से दूसरी भाषा अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा को देना
इसने सही सोचा। तो माध्यमिक में एंग्लो वर्नाकुलर इंग्लिश और अन्य जो भाषाएं हैं उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं। और उच्च कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में तो पूरी तरीके से एकदम क्लर्क और अपने जैसे प्रशासनिक वर्ग तैयार करने के लिए बना था कि इसमें ऐसे लोग तैयार होंगे जो काम तो हमारे आएंगे लेकिन होंगे भारतीय। ठीक, इस तरीके से हम देखते हैं कि 1813 में शुरुआत होती है और 1835 में मोड़ आता है और 1854 में क्या हो जाता है, नींव पड़ जाती है, सिस्टम बदल दिया जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एक चीज और इसमें होती है, डीपीआई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, कुल मिला के कह सकते हैं शिक्षा विभाग की गठन किया गया था, शिक्षा विभाग का गठन किया गया था। और इन्होंने कहा कि भाई नहीं, हर प्रदेश में शिक्षा विभाग का गठन करो ताकि वहां से स्कूलों का निरीक्षण किया जा सके और पाठ्यक्रम और शिक्षक की नियुक्ति आसानी से, आज भी देखो वैसे है ही, हर प्रदेश का अपना शिक्षा विभाग है, शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में लाया जा सके, इसके लिए शिक्षा विभाग का गठन की बात की थी इसने, वुड्स डिस्पैच ने। एक प्रमुख रूप से सवाल ये भी आता है कि भाई 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो वो किस मॉडल पे हुई थी, तो ये हुई थी लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल, लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल पर 1857 में, हाँ, क्रांति भी हो रही थी उसी समय और 3 विश्वविद्यालय स्थापित भी हो रहे थे। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे और मद्रास, उस समय 3 प्रेसिडेंसियां यही थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो यहाँ पे क्या होता था कि आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई, ठीक है, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। दूसरा, वकील, शिक्षक और डॉक्टर, पत्रकार बने, इससे निकले, जिनको शिक्षित मध्यम वर्ग कहा गया, शिक्षित मध्यम वर्ग कहा गया, ठीक है। और तीसरा ये है, आगे चलकर यही वर्ग, ये जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने, यही तो बाद में चल के एक राष्ट्रीय आंदोलन पैदा करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन पैदा करते हैं। और कितना होता है असहयोग, सविनय अवज्ञा, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तो फेमस है, जानते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं शिक्षित मध्यम वर्ग लोगों का था। इसलिए कहा जाता है कि 1857 के विश्वविद्यालय भारत के बौद्धिक कारखाने थे, तभी तो बौद्धिक लोग निकले, उसके पहले कहाँ पता था लोगों को क्या चल रहा है दुनिया में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कौन हुई, कहाँ कहाँ हुई, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। ठीक, महत्वपूर्ण सिफारिशों में हमने देख लिया था। फिलहाल महिला शिक्षा को भी बढ़ावा देता है, ग्रांट एड देने की बात करता है, यानी अनुदान, सिस्टमेटिक कैरिकुलम, पाठ्यक्रम जरूरी है, ये सारी चीजें शिक्षा विभाग ही करता था। महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि आधुनिक विश्वविद्यालय प्रणाली की शुरुआत इसी से होती है, प्रशासनिक वर्ग का निर्माण होता है, जैसे विश्वविद्यालय में हमने देखा, आगे के आयोगों का आधार तय करता है। आगे का आयोग कौन सा आता है, 1882 का हंटर आयोग आता है, जो कि नीचे वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हम धीरे धीरे सारे जैसे सैंडलर आयोग हो गया 1917 में, या हटो कमिटी हो गई 1929 में, सार्जेंट प्लान हो गया 1944 में, और इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता के बाद 1948 में राधाकृष्णन कमेटी हो गई, या 1964 में होते हैं कोठारी कमीशन आता है। इस तरीके से हम धीरे धीरे सारे कमीशन को, एक प्लेलिस्ट नीचे है, आप देख सकते हैं, उसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही था। और आपके लिए सवाल ये है कि वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, लिखेंगे तो नहीं, अगर लिखते हैं तो अच्छा है, नहीं लिखते हैं तो फिर भी अपने मन में सोचिए मुख्य सिफारिशें कौन सी थी, हंटर कमीशन के संबंध में आप नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को विजिट करें। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ते रहिए और एग्जाम क्लियर करते रहिए। धन्यवाद।